तो अभी पिछले लंबे समय से कांग्रेस बिना योजना के, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी उसके एम के काम कर रही। नैनपाल रावत जो पृथला विधानसभा से विधायक बने, निर्दलीय विधायक बने, उनके जैसा सेवादार मैंने आज तक 30 साल में। फरीदाबाद के जाने माने पत्रकार और पंजाब केसरी के ब्यूरो चीफ महावीर गोयल जी। वो एक लीडरशिप डेवलप नहीं कर पाई अपनी। मनोहर लाल अपने आप को नहीं करवा पाए। तो फरीदाबाद की आपने पत्रकारिता देखी है अभी किस तरीके से चल रही है? तो अगर ऐसे हम पैसे बटोरने लग जाएं तो हमारे तो घर भर जाएंगे। देखिए, हमें तो सरकार का भी समझ नहीं आता है। एक तरफ सरकार कहती है यूट्यूब वालों से हम परेशान हैं, एक तरफ सरकार इनके साथ मीटिंग करती है। हमें तो सरकार का भी सिस्टम समझ नहीं आ रहा। कोई भी व्यक्ति आजकल ये माइक लेकर के चल देता है, उसको आप कैसे पत्रकार कहेंगे? पैसों की उगाही करना, पैसों की उगाही कर रहे हैं। 20-20 हज़ार रुपये। हाँ, कि फरीदाबाद में विधायक या मंत्री कौन है? विपुल गोयल अगर कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो विपुल गोयल ने कितना काम किया? क्या उसने काम किया या नहीं किया? या किसी और विधानसभा के अंदर किसी ने कितना काम किया? SIR का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में अभी लागू किया उन्होंने, और 60-65 लाख जो वोट्स हैं वो जो अभी वहाँ पे नहीं थे उनको हटा दिया गया। MPs say no SIR. That's the placard and posters. Look at that. Priyanka Gandhi Vadra leading it. There's also A. Raja. And that means a mixed opposition. It's not just the Congress party, but other parties as well that have come in. यदि कोई सबूत कांग्रेस पार्टी के पास या किसी राजनीतिक दल के पास हैं और चुनाव आयोग के खिलाफ हैं या केंद्र सरकार के खिलाफ हैं, तो उनको सार्वजनिक किया जाना चाहिए और उसके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए। क्योंकि देखिए, यदि जो न्यायपालिका है और जो चुनाव आयोग है, ये दोनों बहुत बड़ी प्रणाली है जिसके ऊपर जो है लोकतंत्र टिका हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि भी कार्रवाई करेगा कौन? नमस्कार, आपका स्वागत है ज्ञान संवाद के लेटेस्ट एपिसोड में। आज हमारे साथ मौजूद हैं फरीदाबाद के जाने माने पत्रकार और पंजाब केसरी के ब्यूरो चीफ महावीर गोयल जी। आज जो ये पॉडकास्ट है बहुत खास है, पॉलिटिकल है, देश और हरियाणा की राजनीति से जुड़ा हुआ है। आइए बिना समय को गवाए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं, और आप भी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि बहुत ही रोमांचक होने वाला है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। चलिए, नमस्कार सर, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा आपका पत्रकारिता में आना कैसे हुआ, कैसे आपने शुरुआत की? देखिए, पत्रकारिता में करीब 30 साल पहले, उस समय लोकल समाचार पत्र प्रकाशित होते थे छोटे, जिनका फरीदाबाद में ही सर्कुलेशन होता था जी। तो उनमें लिखने का शौक़ हुआ, हम लोग लिख करके देते थे, वो प्रकाशित करते थे। उसके बाद धीरे धीरे एक रुचि पैदा हो गई, समाचार लिखने लग गए, छोटे न्यूज़पेपर्स में समाचार लिखे। उसके बाद धीरे धीरे फिर मुख्य धारा में आ गए। मुख्य धारा में आए तो सभी धीरे धीरे नेशनल पेपर्स में, उसके बाद कई इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में भी मैं रहा हूँ, जी न्यूज़ में भी रहा हूँ, और भी कई चैनल्स में रहा हूँ मैं, इंडिया न्यूज़ में भी रहा हूँ, MH1 में भी रहा हूँ, टोटल न्यूज़ में भी रहा, कई चैनल्स में भी रहा हूँ। तो उसके बाद बस फिर बढ़ते कब यहाँ पहुँच गए पता ही नहीं लगा। सर, मैंने जब रिसर्च कर रहा था तो मेरे को आपका नाम सबसे पहले आया। जब मैं सोच रहा था कि अगर मुझे राजनीति को समझना है तो महावीर गोयल जी से बढ़िया इंसान कोई नहीं है जो मुझे राजनीति के बारे में बता पाए। जी। आप हरियाणा की राजनीति को किस तरीके से देखते हैं और आगे आने वाले विधानसभा में क्या परिणाम हो सकता है, उसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, राजनीति कभी भी एक जैसी नहीं रहती। राजनीति पल पल बदलती है, और हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा बदलती है। क्योंकि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है, यहाँ पर जो है राजनीतिक रूप से जो वोटर है ना, बड़ा सजग है, वो बड़ा जागरूक है। उसको ये समझ है कि मुझे किसको वोट देना है, मुझे किस सरकार को चुनना है, राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, जातिगत राजनीति क्या है। तो ये सारा एक कॉम्बिनेशन है राजनीति की। अगर मैं सीधे बात करूं, अभी आपने पूछा कि अगले चुनाव में क्या होने वाला है। बिल्कुल। देखिए, राजनीति में जीत का और राजनीति करने का एक अलग अलग फार्मूला है। अगर हम आज की बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, पिछले दो बार से तीसरी बार सत्ता में आई है, लगातार तीसरी बार आई है, जो एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उससे पहले लगातार 2 बार कांग्रेस सत्ता में रही है।
तो इस अगर हम 5 चुनावों का आंकलन करें तो 5 चुनावों में जो क्षेत्रीय दल हैं वो पिछड़ गए हैं, बिल्कुल देखने को भी नहीं मिल रहे, जबकि पहले क्षेत्रीय दलों ने सरकारें भी चलाई है। चाहे बंसीलाल जी रहे चीफ मिनिस्टर रहे हैं हरियाणा विकास पार्टी से, ओम प्रकाश चौटाला जी रहे हैं इंडियन नेशनल लोक दल से, तो इन लोगों ने सरकार भी चलाई है। अभी पिछले चुनाव में भी दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन इस बार सिनेरियो बिल्कुल बदला हुआ है। तो हरियाणा की राजनीति की अगर हम बात करें और अगले 5 साल के बाद की बात करें तो अभी उसके बारे में बहुत कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि 4 साल का समय अभी सरकार का बाकी है। किस तरीके से नायब सैनी अब डिसीजंस लेते हैं, किस तरीके से सरकार फैसले लेती है, किस तरीके से उनका इम्प्लीमेंट करते हैं प्रशासन के अधिकारी, मंत्री और विधायक, किस तरीके से जनता को खुश करते हैं, किस तरीके से जनता के कामों पर खरा उतरते हैं, ये सारी चीज़ों का जो है ना बहुत बड़ा एक रोल रहता है किसी भी सरकार को बनाने में या किसी भी पार्टी को सत्ता तक लाने में। तो ये महत्वपूर्ण होगा। किसी भी पार्टी की जो विचारधारा है वो इतनी बड़ी नहीं होती है कि भी उसके दम पर चुनाव जीता जा सके। उसकी लीडरशिप क्या है, लीडरशिप बहुत मायने रखती है। आज अगर बीजेपी को लोग बदलना चाहते हैं तो उनको कांग्रेस के अंदर लीडरशिप दिखाई नहीं देती है। तो लीडरशिप जो है अभी बीजेपी ने डेवलप की हुई है। अब नायब सैनी एक लीडर के रूप में कितना अपने आप को स्थापित कर पाते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। और उनकी टीम जो है, खास करके जो उनके मंत्री हैं, मंत्रिमंडल हैं, विधायक हैं, वो किस तरीके से मतलब जो है लोगों में अपनी छाप छोड़ पाते हैं या नहीं छोड़ पाते। क्योंकि पिछले 2 बार से अगर हम बीजेपी सरकार की बात करें तो मंत्री ही सबसे ज़्यादा हारे हैं। जो मंत्री रहे हैं उनको ही हार का सामना करना पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डिपेंड करेंगी कि स्वयं मुख्यमंत्री और उनकी टीम और साथ में प्रशासन किस प्रकार का काम करते हैं, उसी आधार पर अगला चुनाव लड़ा जाएगा और संभवतः परिणाम भी उसी आधार पर। तालमेल बिठा के काम करते हैं, क्या देखने को मिलेगा, अभी टाइम है हमें। बिल्कुल उसमें समय आपने हरियाणा में बताया, अगर हम देखते भी हैं पूरे हरियाणा में देखें या हम देश में देखें, भाजपा और कांग्रेस ये 2 प्रमुख पार्टियां हमें देखने को मिलती हैं। इन दोनों पार्टियों में काम करने का क्या फॉर्मूला रहता है? अगर किसी पार्टी कहीं जीतती है तो उसका क्या फॉर्मूला रहता है? देखिए, चुनाव जीतने का अगर मैं फार्मूला आपको बताऊं, कोई एक फार्मूला चुनाव जीतने का नहीं है। हमने पिछले 30 साल से पत्रकारिता में जो देखा है, और पत्रकारिता से पहले भी जो 10 साल हमने 5 साल जो एक +2 के बाद से हमें राजनीति में रुचि थी, तो हमारा ये पसंदीदा विषय रहा है। तो इस वजह से हम अध्ययन करते रहते हैं, आज भी हम अध्ययन करते हैं। मैं किताब भी लिख रहा हूँ एक राजनीति के ऊपर, हरियाणा की राजनीति पर। तो राजनीति में जीत हासिल करना कोई एक फार्मूला उसका नहीं है। क्यों? यदि हम डेवलपमेंट की बात करें कि डेवलपमेंट से जीत मिलती है, तो बंसीलाल कभी भी चुनाव नहीं हारते, हमेशा मुख्यमंत्री बने रहते। यदि हम और इससे आगे बढ़ते हैं तो ओम प्रकाश चौटाला ने बहुत डेवलपमेंट की, गांव-गांव में ऐसी पक्की सीमेंटेड सड़कें बनाई, फिरनियाँ बनाई, बहुत ऐसे काम किए, सारे शमशान घाट पक्के कर दिए, बहुत सारे ऐसे काम किए। यदि हम ये बात करें कि भी जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है, जो विधायक का चुनाव लड़ता है, जो नेता है, उसकी सेवा की बात करें कि वो यदि जनता की सेवा करेगा तो वो विधायक बनेगा, तो हमारे फरीदाबाद में ही ऐसे उदाहरण मौजूद हैं। नैनपाल रावत जो पृथला विधानसभा से विधायक बने, निर्दलीय विधायक बने, उनके जैसा सेवादार मैंने आज तक 30 साल में नहीं देखा। मैं स्वयं उसका गवाह हूँ कि चंडीगढ़ में पंचकुला में कोठी पर जो उनको सरकारी निवास मिला हुआ था, उस निवास पर इतने लोग आते थे हरियाणा से, केवल उनकी विधानसभा से नहीं, पूरे हरियाणा से इतने लोग आते थे कि एक बार उनको मेरे सामने, वो नीचे सोए, लोग बेड पर सो रहे थे, मेरे सामने की बात। जो व्यक्ति जहाँ से भी आया उन्होंने उसको आश्रय दिया, लोगों की सेवा की, लेकिन लोगों ने फिर भी हरा दिया। तो ये कह देना, ऐसे ही हम बात करें गुड़गांव के अंदर राकेश दौलताबाद, वो भी निर्दलीय विधायक थे। जितना पैसा लोगों को उन्होंने अपने कोष से दिया, मैं नहीं समझता कोई दे सकता है। इसी प्रकार कांडा बंधु हैं, हिसार की बात करें तो, सिरसा की बात करें तो, ऐसे ही जो है बलराज कुंडू जो महम से चुनाव लड़े, अब इस बार हार गए, पिछली बार एमएलए बने। उन्होंने जितनी सेवा की, जितनी लड़कियों के लिए, स्कूलों के लिए बसें लगाई, जितना काम किया, सोच नहीं सकते आप, लेकिन उसके बाद लोगों ने हरा दिया। तो डेवलपमेंट की बात करें तो भी लोग हरा देते हैं, सेवा की बात करें तो भी लोग हरा देते हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन है चुनाव जीतना
चुनाव जीतने में जो चुनाव लड़ रहा है वो व्यक्ति, वो उसका चुनाव प्रबंधन कैसा है, वो चुनाव में उसकी टीम कैसा काम कर रही है, उसने कैसा काम किया हुआ है, उसकी पार्टी क्या काम करेगी और उसके लीडर की छवि क्या है। तो इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है वो चुनाव को जिताता है। उसी चुनाव के जो आधार पर जो है जो जीत मिलती है, उसी से सरकार बनती है। सर, आपको क्या लगता है कि जो भाजपा की रणनीति है, एक मैसेजिंग देने की रणनीति है, किस तरीके से जो अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या अन्य पॉलिटिकल पार्टी जो पूरे देश में, वो किस तरीके से मैसेजिंग देने का काम करती हैं किसी भी कैंडिडेट को खड़ा करने से पहले? क्या मैसेजिंग होती है उनकी? देखिए, कैंडिडेट को लेकर के वैसे तो सभी राजनीतिक दल जो उनका पार्टी का संगठन है, मतलब कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बैक एंड पे क्या काम करती है सामने मैसेजिंग देने के लिए कि लोग क्या समझें? देखिए, ये ना पार्टी के स्तर पर सभी दलों में काम होता है। किसी में थोड़ा होता है, किसी में कम होता है, किसी में अच्छी प्लानिंग के साथ होता है, किसी में कमज़ोर प्लानिंग के साथ होता है। जैसे कांग्रेस की बात करें तो अभी पिछले लंबे समय से कांग्रेस बिना योजना के, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी उसके एम के काम कर रही है। क्योंकि आप देख लो 12 साल के बाद उनकी कार्यकारिणी बनी है, तो उनका कोई जो काम करने का जो तरीका है वो बीजेपी से बहुत नीचे है, काफ़ी अलग भी है, काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी कमज़ोर काफ़ी कहेंगे, कमज़ोर अलग, हाँ अलग नहीं कहेंगे, कमज़ोर कहेंगे। लेकिन जो बीजेपी है वो बहुत ही प्लानिंग से काम करती है। वो जो उनको मैसेज देना होता है वो प्रदेश से, नेशनल लेवल से, राष्ट्रीय स्तर से मैसेज चलता है, हरियाणा में आता है या किसी भी प्रदेश में जाता है, उस प्रदेश से फिर जिला स्तर पर जाता है, जिला स्तर से फिर ब्लॉक स्तर पर जाता है, ब्लॉक स्तर से नीचे भी जाता है। तो ये जो मैसेज है वो पार्टी क्योंकि सत्ता में है तो सत्ता में संसाधन भी ज़्यादा होते हैं, सरकार विज्ञापनों के माध्यम से भी अपना मैसेज देती है, सरकार सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपना, प्रिंट मीडिया के न्यूज़पेपर्स के माध्यम से भी अपना मैसेज देती है। लेकिन जो उसके लोग हैं वो उन लोगों के माध्यम से भी अपना मैसेज देती है कि हमने क्या किया है। सरकार के पास तो बहुत बड़ा तंत्र होता है अपनी बात को कहने के लिए, लेकिन राजनीतिक दलों के पास उतना तंत्र मजबूत नहीं होता। उनके पास कार्यकर्ता ही एक कड़ी है, उनके पास कार्यकर्ता और अपना निजी संगठन, अपना निजी सिस्टम ही उनके पास जो है एक कड़ी है लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए। उसके लिए वो सभाएं करते हैं, सभाओं में अपनी बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस तरीके की चीज़ें वो करते हैं कि हम ये करेंगे, हमने ये किया, हमने ये किया, बीजेपी ने, कांग्रेस ने ये किया, अन्य दलों ने ये किया। तो वो एक कंपैरिजन दिखाते हैं। जो सत्ता में पार्टी होती है वो ये बताती है कि भी हमने ये किया, हम ये कर रहे हैं, हमने ये आगे की हमारी ये प्लानिंग्स हैं। तो वो प्लानिंग्स बताना और उस प्लानिंग से आम जनमानस का संतुष्ट होना, उन दोनों में भी अंतर है। एक गवर्नमेंट ने कहा कि हमने इतनी स्कीम बना दी। आज अगर हम मौजूदा सरकार की बात करें तो मौजूदा सरकार कहती है हमने एमएसएमई में इतनी राहत दे दी, एमएसएमई में हमने इतने बड़े बजट रख दिए लोगों को राहत देने के लिए। लेकिन यदि उस राहत का डाटा हम जुटाएंगे कितने लोगों को राहत मिली है तो वो उंगलियों पर गिनने वाला डाटा है। बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जो बनी तो हैं लेकिन उसका लाभ उन लोगों को नहीं मिलता जो उसके सही हकदार हैं, या उस लेवल तक नहीं मिलता जितना उनको मिलना चाहिए। तो जिसके कारण ये योजनाएं जो हैं ये लोगों को एक हवाई बातें लगती हैं, वो वहाँ तक पहुँचती नहीं है। हालांकि बहुत सारी योजनाएं कारगर भी हैं जिसकी वजह से बीजेपी सत्ता में आई है, सत्ता में रही है, टिकी हुई है। तो कुछ तो है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी यदि वो उन चीज़ों पर भी बीजेपी और काम करे तो और बेहतर परिणाम पार्टी के हो सकते हैं। सर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव जीतने का मूल मंत्र क्या होता है, आप उसके बारे में बताइए। जैसे कि हम अलग अलग प्रदेशों में देखते हैं अलग अलग फ्रीबीज स्कीम लाई जाती है। जैसे हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना हो गई, दिल्ली में 200 यूनिट फ्री बिजली हो गई। क्या रहता है मूल मंत्र बेसिकली अगर हम देखें? देखिए, हरियाणा हो चाहे पंजाब हो या कोई भी प्रदेश, खास करके हम मेट्रो सिटीज़ की अगर हम बात करें, क्योंकि फरीदाबाद जो है वो दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है और बड़ा शहर है, औद्योगिक शहर है। तो जो मेट्रो सिटीज़ हैं उन सिटीज़ के अंदर क्या होता है, जो साधन संपन्न व्यक्ति है वो राजनीति से विमुख हो जाता है, उसको संतुष्टि नहीं रहती, उसको ना विधायक से संतुष्टि होती है, ना मंत्री से होती है, ना सरकार से होती है। तो जिस कारण से वो वोट नहीं करता है, वो कहता है कि सब एक जैसे हैं, वोट करने नहीं जाता है। तो वोट करने कौन जाता है?
जो मीडियम क्लास है, लोअर क्लास है, वो अधिक संख्या में वोट करता है। अपर क्लास बहुत कम संख्या में वोट करता है। अगर आप डाटा निकालेंगे किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी का तो आपको उससे क्लियर होगा कि जो अपर क्लास है उसका वोट करने का जो रेशो है वो बहुत कम है। तो जब पॉलिटिकल पार्टियां इस चीज़ को समझ जाती, क्योंकि उनके पास तो सारा डाटा है, डेटा होता है उनके पास। वो तो आजकल तो बड़ा हाईटेक हो गया, सब कुछ डाटाबेस काम होता है। तो जब वो देख लेती हैं कि इस वर्ग का जो है वोट बैंक ज़्यादा है, पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा है, तो वो उसी वर्ग को टारगेट करती हैं, उसी को स्कीम देती हैं, उसी को फ्री में बिजली का बिल देती हैं, उसी को फ्री में और सुविधाएं देती हैं, उसको मुफ्त की योजनाएं उसके लिए लेकर के आती हैं। तो बेशक से वो योजनाएं देती इसीलिए कि जो अपर क्लास है वो टैक्स देता है तो वो योजनाएं दे पाती है सरकार, लेकिन वो योजनाएं उन लोगों के लिए होती हैं जो उस सरकार को चुनने के लिए जिनका वोट पोल होता है। तो इसलिए ये भी मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूं कि भी वोट ज़रूर करें। वोट की ताकत अगर हमने निचले वर्ग के हाथ में दे दी तो फिर वही सरकार चुनेगा, वही विधायक चुनेगा, वही सरकार बनाएगा। तो फिर हमें ये दोष नहीं देना चाहिए कि भी सरकार ठीक नहीं है या विधायक ठीक नहीं है, क्योंकि हमने तो चुना ही नहीं, हमने वोट ही नहीं किया है। हम उस दिन छुट्टियां मना रहे थे। हाँ, तो इसलिए ये जो है किसी भी सरकार का ना, ये किसी भी पार्टी का, सरकार का नहीं कहेंगे, किसी भी पार्टी का यही एक फार्मूला होता है कि जहाँ हमारा वोट ज़्यादा है उस वोट को कैसे कैप्चर किया जाए, उसके लिए कैसे योजनाएं लाई जाएं, कैसे उसको अपने साथ जोड़ा जाए। तो ये एक फार्मूला रहता है, सभी का अपना अपना फार्मूला रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो ऑन रिकॉर्ड बोली नहीं जा सकती, उसकी मजबूरियां होती हैं, लेकिन ऐसा मोटे रूप से हम ये कह सकते हैं। आपको क्या लगता है कि हरियाणा में ऐसा क्या हुआ जिससे चौटाला परिवार ने अपना करिश्मा खो दिया? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल का जो वर्कर था, हमने खुद अपनी सामने देखा है, बहुत मजबूत काडर। अगर हम ये कहें कि आज तक जितने राजनीतिक दल हमने देखे हैं अपने होशो हवास में, तो उसमें इंडियन नेशनल लोकदल का जो वर्कर था, जो काडर था, वो सबसे मजबूत हमें नज़र आता था। मजबूती के साथ वो खड़ा होता था, विपक्ष में भी और सत्ता पक्ष में भी। लेकिन जो ये परिवार का इनका आपस में बंटवारा हुआ, जो सत्ता के दो धड़े बने, उससे जो इनकी ताकत थी वो कमज़ोर हो गई, आधी रह गई। आधी रहने के साथ साथ एक दूसरे के ऊपर जो इन्होंने आरोप लगाए, उससे वो ताकत और कमज़ोर होती चली गई। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर अपने काम को बढ़ाती चली गई और मजबूत होती चली गई, वो लोग कमज़ोर होते चले गए, तो जिसके कारण से वो सत्ता से पीछे हट गए। आप देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल के आज एक ही विधायक हैं। एक ही विधायक है। पिछली सरकार में एक थे, इस बार शायद 2 विधायक हैं। पिछली सरकार में अभय सिंह चौटाला जी थे। अभय सिंह चौटाला जी थे। तो अब ये इतनी जो पार्टी सत्ता में रही हो, उसका यदि एक विधायक रह जाता है तो कहीं ना कहीं आकलन का विषय तो है। और आकलन का विषय यही है कि जो टीम, जो लोग आपके साथ जुड़े थे, उनको आप बांधे रखने में सफल नहीं रहो। किसी भी व्यक्ति के साथ जो टीम जुड़ती है, चाहे विधायक है चाहे मंत्री है, जो टीम उसके साथ जुड़ती है, जो नेता उसको बांध लेगा। टीम चुनाव लड़ती है, नेता कभी चुनाव नहीं लड़ता। नेता को तो बताया जाता है आज यहाँ प्रोग्राम है, आज ये जाना, आज ये जाना है, या पैसा खर्च करना है, या उसको भाषण देना है। मैनेजमेंट सारा टीम के हाथ में होता है। जो व्यक्ति, अब टीम की भी कई लेयर होती हैं। एक लेयर है कि आपके किचन कैबिनेट के लोग हैं, जो 8 हैं, 10 हैं, 15 हैं, उसके बाद आपके 50 हैं, उसके बाद आपके 200 हैं, उसके बाद आपके 1000 हैं। तो वो सारी टीम को जो नेता संभाल करके रखेगा, वो कभी चुनाव नहीं हारेगा। किसी भी पार्टी की लहर हो, वो चुनाव नहीं हारे। आपने देखा होगा कितने लोग ऐसे हैं जो 5-5, 6-6, 8-8 बार विधायक बने जाते हैं, चुने जाते हैं, एमपी चुने जाते हैं, कितनी बार एमपी चुने जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनके साथ जो टीम काम करती है, वो मजबूती से दीवार बन करके जो है खड़ी रहती है और काम करती है। तो इंडियन नेशनल लोकदल का जो मजबूत काडर था, वो उस काडर को पार्टी नेताओं ने खो दिया। या यूँ कहा जाए कि ओम प्रकाश चौटाला के अंदर जो लोगों को बांधे रखने की कला थी, वो कमज़ोर पड़ गई। अगली पीढ़ी में वो कमज़ोर पड़ गई। एक तो वो कमज़ोर हुई, उसके साथ साथ विभाजन हो गया, तो वो हर तरीके से चीज़ें बिखरती हुई चली गई। सर, आपको क्या लगता है कि जो हरियाणा की
जो राजनीति है, पॉलिटिकल एनालिसिस आपने किया होगा, ऐसा क्या हुआ कि मनोहर लाल खट्टर से सीएम पद लेने के बाद नायब सिंह सैनी को दे दिया गया? देखिए, जो राजनीतिक दल होते हैं, खास करके जो बड़े राजनीतिक दल हैं, वो ये आकलन ज़रूर करते हैं कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर है, उस चीफ मिनिस्टर का पब्लिक में क्या है, पब्लिक में उसके प्रति पॉजिटिविटी कितनी है, नेगेटिविटी कितनी है, इमेज कैसी है, उसकी लीडरशिप को आम वोटर, आम लोग किस तरीके से देख रहे हैं। तो जब पार्टी ये देखती है कि भी हमारा जो लीडर है, हरियाणा का जो लीडर पार्टी का मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, उसको लेकर के लोगों के बीच में इमेज ठीक नहीं है, तो वो चेहरा बदल देते हैं। एक कारण। दूसरा कारण, जब कोई व्यक्ति 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री रहता है तो स्वाभाविक है कि उससे कमियां भी रहती हैं, उससे लोग नाराज़ भी होते हैं। तो पार्टी को उस नाराज़गी का सामना ना करना पड़े, वो चेहरा बदल देते हैं। इसी प्रकार से आप देखते होंगे बहुत सारी टिकटें काट दी जाती हैं, बदल दिए जाते हैं। तो वो इसलिए बदला जाता है कि भी जो व्यक्ति का जो डैमेज है, 2 तरीके का डैमेज होता है राजनीति में। एक व्यक्ति का डैमेज, दूसरा पार्टी का डैमेज। पार्टी का डैमेज है कि पार्टी ने काम नहीं किया। आज बीजेपी सरकार है तो हम बीजेपी सरकार की बात करेंगे। जब आकलन होगा, चुनाव होगा, तो बीजेपी ने ये नहीं किया, बीजेपी ने वो नहीं किया, बीजेपी ने ये नहीं किया, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ये नहीं किया, ये नहीं किया। एक आकलन ये होगा। दूसरा आकलन कौन होगा, क्या होगा कि फरीदाबाद में विधायक या मंत्री कौन है, विपुल गोयल अगर कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो विपुल गोयल ने कितना काम किया, क्या उसने काम किया या नहीं किया, या किसी और विधानसभा के अंदर किसी ने कितना काम किया। मान लीजिए कोई ऐसा विधायक है जिसने बिल्कुल काम नहीं किया, लोग उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, तो पार्टी उस चेहरे को बदलेगी। क्योंकि पार्टी का तो जो डैमेज है वो तो रहेगा, पार्टी तो अपना डैमेज तो कैसे कंट्रोल करेगी, लेकिन जो चेहरे का डैमेज है, वो चेहरा जो डैमेज है उसको कंट्रोल करेगी, चेहरा बदल देगी। तो इसी तरीके से जो मनोहर लाल का चेहरा बदला गया, उसके पीछे मुख्य कारण यही रहा। क्योंकि देखिए, मनोहर लाल बहुत ही अनुभवी नेता हैं। वैसे पार्टी में, आरएसएस में उन्होंने जो जितना ग्राउंड से काम किया है, बहुत पके हुए, सुलझे हुए नेता हैं। लेकिन हर क्वालिटी अलग अलग होती है, लेकिन वो हरियाणा में एक अपनी लीडरशिप डेवलप नहीं कर पाए। इतना पुराना अनुभव होने के बाद, इतना मजबूत अनुभव होने के बावजूद वो एक लीडरशिप डेवलप नहीं कर पाए अपनी। मनोहर लाल अपने आप को नहीं करवा पाए। इवन जिस वर्ग से वो स्वयं थे, पंजाबी वर्ग के भी लीडर नहीं बन पाए वो। नहीं तो आदमी जो चीफ मिनिस्टर होता है वो अपनी कौम का तो लीडर बन ही जाता है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं। और वो भी आपको जो है सत्ता के दो बार 5-5 साल आपको मिले, तो 10 साल में भी आप अगर वो नहीं कर पाए हैं, तो वो हर व्यक्ति के अंदर अपने बहुत सारे अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ कमियाँ भी होती हैं। तो उनमें भी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन शायद ये लीडरशिप वाली क्वालिटी नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा सीधा बोलने वाले हैं। मैं ये कहूँगा कि मतलब बिना लाग लपेट के बोल देते हैं, तो वो भी कई बार लोगों को पसंद नहीं आता है। हाँ, तो वो भी कई बार पसंद नहीं आता। तो मैंने कहा ना कि बहुत सारी क्वालिटी सब में होती हैं, लेकिन किसी में 5, किसी में 10, किसी में 2% जो कमी होती, उस कमी का कई बार नुकसान होता है। आपने अभी बीच में विपुल गोयल का नाम लिया, कैबिनेट मंत्री हैं हमारे हरियाणा सरकार में। फरीदाबाद में कितना काम हुआ है, उसके बारे में आप कुछ बताइए सर। देखिए, विपुल गोयल की बात करें तो वैसे तो मैं ज़्यादा बोलूँगा तो लोग ये सोचेंगे क्योंकि मेरे मित्र हैं वो, तो व्यक्तिगत संबंध भी मेरे उनसे हैं। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट अगर मैं बोलूँगा, आकलन अगर हम काम का करेंगे, तो विपुल गोयल का जो विज़न है वो बहुत बड़े विज़न का व्यक्ति है। हर आदमी की एक सोच होती है काम करने की, लेकिन उस व्यक्ति की सोच बिल्कुल अलग है। वो अगर 10 लोगों का, 20 लोगों का, 50 लोगों का घर पे खाने का इंतज़ाम भी करेंगे तो उनका स्टाइल अलग होगा। वो अगर प्रोग्राम भी करेंगे तो उनका स्टाइल अलग होगा। वो रैली भी करेंगे तो उनका स्टाइल अलग होगा। पॉलिटिकल प्रोग्राम भी करेंगे तो उनका स्टाइल अलग होगा। तो सेम जब वो डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उनका स्टाइल अलग होता है। मैं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मुझ पे पाबंदी है बताने की, कि उन्होंने कहा कि अभी नहीं बतानी, उनके दिमाग में जो काम चल रहे हैं, यदि वो धरातल पर आ गए, सरकार ने उसकी अनुमति दी, तो आप देखेंगे कि फरीदाबाद की सूरत बदल गई।
फरीदाबाद ही नहीं, वो हरियाणा की भी सूरत बदल, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के सिपाही हैं। बिल्कुल। यदि कोई मंत्री जो काम कर रहा है वो कर तो मुख्यमंत्री के लिए रहा है, सरकार के लिए रहा, सरकार का हिस्सा है, तो वो पूरे हरियाणा में वो उन चीज़ों को कर रहे हैं। फरीदाबाद क्योंकि गृह क्षेत्र है तो इसलिए हमें ज़्यादा, आप अभी की बात करें बरसात की, हम यहीं पले हैं, यहीं बड़े हुए हैं। बरसात के दौरान जब पानी भरता था तो 2-2 3-3 दिन पानी नहीं निकलता था। ये पहली बार ऐसा हुआ है। पिछली बार भी काफ़ी सुधार हुआ था, लेकिन इस बार और ज़्यादा सुधार किया है कि तो 3-3 4-4 फुट जहाँ पर पानी भर गया था वो पानी भी 3-4 घंटों में निकल गया। क्योंकि आप किसी भी रोड पर देखिए, आप जाएंगे आएंगे किसी भी रोड पर आप देखेंगे मशीनें लगातार लगी हुई हैं, सफाई कर रही हैं। तो वो जो कचरा निकला है उसी की वजह से पानी निकला है, पानी किसी के घर तो चला नहीं गया। और दूसरा, अगर डेवलपमेंट की बात करें, बहुत सारी ऐसी योजनाएं बन रही हैं, बहुत सारी ऐसी प्लानिंग्स बन रही हैं, चाहे वो पर्यावरण को लेकर के हो। अब ग्रीन बेल्ट का पीछे कई 12-14 किलोमीटर का जो ये एरिया है वहाँ पर उसको सघन वन बनाया जा रहा है, बड़े बड़े पेड़ लगेंगे उसके अंदर। आने वाले 10 साल में 20 साल में वो एक ऐसी चीज़ बन कर के आ जाएगी जो हमारी पीढ़ियों को चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, लाइटिंग का प्रोजेक्ट आ रहा है, अंडरग्राउंड वायरिंग होने वाली है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। मेरा वो तो खैर उनका काम है, वो बताएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि बतौर मंत्री विपुल गोयल का जो विज़न है, जो काम करने का तरीका है, जो सोच है, वो बहुत बड़ी है। वो उस सोच से कितना सफल हो पाएंगे, कितना कर पाएंगे, कितना सरकार उनको सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, ये सब देखने का विषय होगा। लेकिन क्योंकि मैं उनको जानता हूँ अच्छे से, सब लोगों के साथ जो अन्य भी नेता हैं फरीदाबाद के, उनसे बड़ा हमारा करीबी रिश्ते हैं, तो हम जानते हैं कि भी कौन आदमी किस तरीके से काम करना चाहता है, किस तरीके से कर सकता है। तो विपुल गोयल की आपने बात की है तो उसी पर मैं रहूँगा कि उनकी जो सोच है बिल्कुल अलग है। वो उसी काम को, जैसे वो शिव खेड़ा की एक किताब है, आपने पढ़ी होगी, तो जीत आपकी, तो उसमें उनका जो हेडलाइन के नीचे जो स्लोगन है वही है, पंचलाइन ही उनकी ये है कि जो कामयाब लोग होते हैं वो कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो उस काम को अलग तरीके से करते हैं। तो विपुल गोयल काम को अलग तरीके से करता है। वो उनके अंदर ये कला है, ये गॉड गिफ्टेड होती हैं चीज़ें। वो अलग तरीके से सोचते हैं, हमसे भी सलाह करते हैं, औरों से भी सलाह करते हैं, अधिकारियों से भी सलाह करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, नहीं होंगे, करो। अभी एक प्रोजेक्ट उनका, बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके ऐसे चल रहे हैं, मैं चर्चा करूं ठीक नहीं लगेगा, कि जो बिना सरकार की मदद के चल रहे हैं। तो ऐसे काम भी हो रहे हैं समाज सेवा के, जिसमें लोगों को इन्वॉल्व किया गया है, लोगों के CSR से काम हो रहे हैं, लोग खुद से आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे काम हो रहे हैं। सरकार भी अच्छा काम कर रही है, पॉजिटिविटी में सोचना चाहिए। लोग नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। पानी भरा, बरसात आएगी तो पानी भरेगा, पानी निकला कितनी देर में, इसका आकलन होना चाहिए। सरकार ने कोई काम किया, हो सकता है जितने काम करने की ज़रूरत है उतना ना हुआ हो, लेकिन जितना हुआ उसको तो समझे कि हाँ सरकार ने कुछ तो किया। आज सड़कें बनी हैं, पुल बने हैं, सीमेंटेड सड़कें बन गई हैं, डिवाइडिंग रोड्स की सारी चौड़ी चौड़ी सीमेंटेड सड़कें हैं, ये सरकार ने ही तो किया है, किसी ने पिछली सरकार ने किया होगा। तो कोई भी सरकार है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे कोई और पार्टी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, कोई भी सरकार यदि अच्छा काम करती है तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। चाहे वो थोड़ा करती है तो थोड़े को अप्रिशिएट होना चाहिए। हम लोगों की एक आदत बन गई है व्हाट्सएप पर नेगेटिव कमेंट्स लिखने की, नेगेटिव बोलने की। नेगेटिविटी हमारे अंदर भरती जा रही है, पॉजिटिव बात नहीं हम करना चाहते। तो वो नेगेटिविटी जो है वो सारे माहौल को ख़राब कर रही है, तो उससे बाहर आना चाहिए। यदि कोई अच्छा करता है तो उसको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। यदि वो कम कर रहा है तो कम कर दिया जाए, कोई भी हो। आजकल एक और मैं आपको बिना पूछे सवाल एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, बड़ा पीड़ादायक भी है वो, कि आजकल भाषा का स्तर बहुत गिर गया है। देखिए, जो विधायक है, जो मंत्री है, जो सांसद है, या जो सरपंच भी है, जो पार्षद है, वो चुना हुआ प्रतिनिधि है। उसको गांव के लोगों ने चुना है तो वो सरपंच बना है, मेजॉरिटी से वो चुन करके सरपंच बना है, तो वो पूरे गांव के लिए एक सम्मान का व्यक्ति है। जो पार्षद बना है वो अपने वार्ड से चुन करके आया है। MLA है, 3 लाख वोटों में से चुन करके 4 लाख वोटों में से बना है। मंत्री बन गया तो और भी बड़ी बात है। सांसद है, हमारे यहाँ से कृष्णपाल गुर्जर सांसद हैं,
लगातार तीसरी बार चुन करके आए। ऐसे ही कोई चुन करके सांसद बन जाता है, इतने बड़े एरिया में से जीतना। तो लेकिन हम फेसबुक पर देखते हैं, व्हाट्सएप पर देखते हैं कि लोग कुछ भी कमेंट्स कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि भाई ये केंद्रीय मंत्री हैं, ये नहीं सोचते ये कैबिनेट मंत्री हैं, ये नहीं सोचते ये विधायक हैं या ये पार्षद हैं, कोई कुछ भी लिख देता है। तो मॉरल वैल्यूज़ इतनी गिरती जा रही हैं कि हम यही भूल गए हैं कि सामने वाला व्यक्ति को अगर हमने आपत्ति दर्ज करानी है तो हम कैसे कराएं। अरे भाई, हम आपत्ति दर्ज करा सकते हैं कि आपने विधायक जी ये काम से बहुत लोगों को परेशानी हो रही है, यदि आप इस तरीके से काम करेंगे तो हम अगली बार आपको वोट नहीं देंगे। आप लिखिए, कौन मना कर रहा है। लेकिन आप बहुत ही घटिया शब्दों का इस्तेमाल करके आप कोई चीज़ लिखें तो वो बड़ा पीड़ादायक है, और इससे राजनीति पूरी गंदी हो रही है। राजनीतिक लोग भी इससे दुखी होते हैं। हम जब बैठते हैं देखते हैं तो आम लोगों को इसके ऊपर ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए कि आप विरोध करें, आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है आप बताएं, बोलें, लेकिन उसको एक मर्यादित तरीके से, मर्यादित शब्दों में, मर्यादित भाषा में। तो ये मेरी ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट है कि हम चुने हुए प्रतिनिधियों को, बल्कि किसी के बारे में भी हम गलत क्यों कोड करें, लेकिन कम से कम चुने हुए प्रतिनिधियों का तो सम्मान होना चाहिए। मैं देखता हूँ कई बार केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के लिए कोई कुछ भी कमेंट्स कर देता है, किसी मंत्री के लिए भी कोई कुछ भी कमेंट्स कर देता है, किसी नेता के लिए कोई कुछ भी, मुख्यमंत्री के लिए कोई कुछ भी कमेंट्स कर देता है। वो गलत है। आप अगर हमारे शहर के अंदर कोई कैबिनेट मंत्री है, हमारे शहर के अंदर यदि कोई केंद्रीय मंत्री है, तो ये गौरव की बात है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारी जगह से कोई चुन करके और सरकार के अंदर मंत्री, आप किसी दूसरे प्रदेश से जो मंत्री बने हैं, दूसरे ज़िले से जो मंत्री बने, आप उनसे मिलके तो दिखाइए, आप उनसे काम करके तो दिखाइए। वो घर की मुर्गी दाल बराबर, वो वाली बात है। तो हमारा जो विधायक है, जो मंत्री बन के सरकार में गया, हमारा जो सांसद है मंत्री बन के सरकार में, उसके प्रति भाषा जरूर जो है ना नियंत्रित रहनी चाहिए। वही लोग अब अगर निंदा भी करनी है तो उस निंदा की भी एक भाषा शैली होनी चाहिए, एक अच्छी भाषा होनी चाहिए। इससे ये नहीं कि आप बहुत गलत शब्दों का उपयोग कर रहे हो। जरूरी थोड़ी है। अब कई बार लोग प्रदर्शन करते हैं, विधायक के घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे, मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे, इतनी गंदे वो बोलते हैं, मतलब नारे बोलते हैं। अरे भाई, आपको नारे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आप काला पट्टा पहन करके जाइए और खड़े हो जाइए, आपका विरोध दर्ज हो गया। और आप 4 गालियाँ दे देंगे तो उससे कौन सा आपकी शोभा बढ़ जाएगी? बिल्कुल, किसी की शोभा नहीं बढ़ती। गंदा बोलने से किसी की शोभा नहीं बढ़ती। उस भाषा शैली से इंसान की मानसिकता उसकी मानसिकता का भी पता लगता है, और सामने वाला व्यक्ति जिसको आप गलत बोल रहे हो वो तो आपको गलत मानेगा ही मानेगा, लेकिन जो सुनने वाले लोग हैं वो भी आपको गलत समझेंगे। तो आपको अपनी इमेज की अगर आपको अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करनी है या बिल्टअप करनी है, तो उसका एक ही तरीका है कि आपको मर्यादा में रहना होगा और मर्यादा में चलना होगा। और उस मर्यादा जो मैंने और आपने तय नहीं की है, ये मर्यादा हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो उस मर्यादा में जो व्यक्ति चलेगा वो निश्चित रूप से आगे भी बढ़ेगा और सब लोग उसको पसंद भी करेंगे। ये तो सर, आपने अभी विपुल गोयल के बारे में बताया। मैं सर पत्रकारिता में मैं तब आया नहीं था। मैं तब का आपको एक किस्सा बताता हूँ। 2018-2019 की बात है। मैं किसी काम से 16 सेक्टर की तरफ से निकल रहा था, तो उनके कार्यालय के बाहर भीड़ लगी हुई थी। मैंने जाके देखा क्या हो रहा है, तो बाद में पता चला वो एक जनता दरबार है, जो कि वो रोज़ लगता है। वो रोज़ लोगों की जो है वो सुनवाई करते हैं, जो भी उनको परेशानियाँ होती हैं, चाहे किसी को एडमिशन चाहिए नहीं हो रहा, कोई अलग तरीके की परेशानी है, वो उसका सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्यूशन देते हैं। तो मुझे काफ़ी तब से उनको पता है कि वो काम कर रहे हैं। देखिए, बहुत काम होते हैं, आम लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते जी। एक मंत्री, एक विधायक जितना सुबह से लेकर शाम तक टेलीफोन सुनता है या करता है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इतने फ़ोन वो सुनते हैं और करते हैं। और बहुत सारा सिस्टम होता है एक मंत्री के पास। एक मंत्री के पास केवल एक विधानसभा नहीं है, उसके पास पूरा हरियाणा है। हरियाणा के अलावा भी उसको दूसरे प्रदेशों में भी पार्टी भेज देती है। उसके अलावा उसके पास 2-2, 3-3, 4-4 मंत्रालय हैं। तो उन मंत्रालयों की मीटिंग्स हैं, उन मंत्रालयों की पहले मीटिंग से पहले इतनी बड़ी फाइल होती है मिनट्स ऑफ मीटिंग्स की, उसको पूरी को पढ़ा जाता है कि किस किस चीज़ पे क्या क्या डिस्कस होना है। इवन किसी पॉइंट पर उनको लगता है कि भी ये गलत है तो उस पर डिस्कस सलाह ली जाती है कि भी ये गलत तो नहीं है, ये जो रेट कोड हो रहा है या ये जो टेंडर होने वाला है या क्या होने वाला है, इसमें क्या। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा काम होता है। सरकार का अलग से जिम्मेदारी होती है, सरकार अलग से जिम्मेदारी लगाती है, पार्टी अलग से जिम्मेदारी लगा देती है। और ये मंत्री और विधायक हमें लगता है कि ये बहुत मज़े में है,
इनके ऊपर जो इनके आका बैठे हुए हैं वो हमेशा डंडा लेके बैठे रहते हैं। उनके पास जाना, अपनी बात को बताना कि हम ठीक काम कर रहे हैं, हमने ये किया सर, हमने ये किया, वो इनके पास एक एडिशनल काम है। उसके अलावा इनके अपने परिवार भी है, इनके बच्चे भी हैं, इनका अपना बिजनेस भी है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सब चीज़ों को हमें समझना चाहिए। एक अच्छे शहरी होने के नाते हमें ये देखना चाहिए कि ये ठीक है काम कर रहे हैं, और फिर नहीं करेंगे तो बदल दीजिए। वोट तो हमारे हाथ में। बिल्कुल। कोई अच्छा नहीं काम कर रहा तो बदल दीजिए। हम क्यों नेगेटिविटी क्यों अपने मन के अंदर लाएं और पब्लिक के अंदर लाएं? किसी के लिए भी, मैं कोई इनके लिए नहीं कह रहा, खाली विपुल गोयल के लिए नहीं कह रहा, किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि के लिए, चाहे राजेश नागर जी हों, चाहे मूलचंद जी हों, चाहे कोई और विधायक हैं, चाहे कोई और मंत्री हैं, या जो पहले भी रहे हैं, उनके बारे में हम क्यों कोड करें, क्यों गलत लिखें? हम सीधा सीधा अपनी बात करें। कोई हम उनसे संतुष्ट नहीं, हम लिखें आपके काम से हम संतुष्ट नहीं हैं, उनको मैसेज पहुंच गया, या गाली देने से ही मैसेज पहुंचेगा? तो ये सोच बदलने की ज़रूरत है। लोग वही गाली का और गलत अपशब्दों का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ सही नहीं है, वो सही नहीं। वो हमारी संस्कृति कहीं बाहर तक जा रही है। हाँ, वो दिखता है कि कैसी मानसिकता है। बिल्कुल। सर, आपने हरियाणा के बारे में काफ़ी कुछ बताया, मैं थोड़ा सा देश की तरफ जानना चाहूँगा। देश में भी एक SIR का मुद्दा उठा हुआ है, और जो अपोजिशन है काफ़ी तेज़ी से इसको उठा रही है, रोज प्रोटेस्ट भी हो रहा है इसको लेकर। EC कह रही है कि हम इसे पूरे देश में भी लागू करेंगे। आपका क्या विचार है इस पर? बोगस वोटिंग की आप बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं, SIR का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में भी लागू किया उन्होंने, और 60-65 लाख जो वोट्स हैं वो जो अभी वहाँ पे नहीं थे उनको हटा दिया गया है, तो उस पर आपके क्या विचार है? देखिए, बेसिकली तो क्या होता है कि राजनीति में कोई भी एक किसी पार्टी जो सत्ता में होती है उसके प्रभाव में सभी चीज़ें रहती हैं। हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि किसी दल की केंद्र में सरकार है तो उससे चुनाव आयोग अछूता होगा, या उससे कोई और चीज़ें, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि और चीज़ें उनसे अछूती होंगी। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर सरकार के साथ मधुरता रहती है, और जो फैसले लिए जाते हैं वो कोई भी सत्ता में संगठन रहा हो, सत्ता में कोई भी दल रहा हो, इससे पहले कोई भी दल रहा हो, तो वो दल हमेशा अपने हिसाब से अपनी पार्टी की मजबूती के लिए, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए वो डिसीजंस लेते हैं। अब वो कितना सही है कितना गलत है ये बड़ा आकलन का विषय है, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, अभी निकल के आया है ये सामने। तो लेकिन मेरा केवल इसमें इतना ही कहना है कि जो भी, यदि किसी पार्टी के किसी सरकार द्वारा या किसी बड़े विभाग द्वारा लिए गए किसी डिसीजन से किसी को आपत्ति हो, किसी को भी आपत्ति हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी दूसरी विपक्ष वाली हो उसको आपत्ति हो, या एक जनमानस को आपत्ति हो, तो उस पर पुनर्विचार होना चाहिए, और उसमें जो यदि कोई गलत हुआ है तो उसे ठीक किया जाना चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूँ। साथ ही वोट चोरी का भी एक मुद्दा उठाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेंगलोर महादेवपुरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से वोट चोरी की गई है। बीजेपी और ECI ने मिलकर काम किया है, कुछ फेक वोटर्स हैं उनको वोट डलवाई गई है। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, वोट चोरी का मामला काफ़ी तेज़ी से आ रहा है, संसद में भी जो है बात आएगी, और कांग्रेस खास करके इसको बहुत मजबूती से उठा रही है, सबूत के साथ उठा रही है। तो अभी जैसा मैंने कहा कि यदि कोई किसी काम से, अब वो कई ऐसे भी सबूत पेश हुए हैं कि एक कमरे के अंदर ही एक ही एड्रेस पर 100 वोट हैं, तो कुछ चीज़ें संदेह पैदा करती हैं। तो लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है, या कितना जो बोला जा रहा है, कितना जो बताया जा रहा है वो कितना सच है, तो उसके ऊपर टिप्पणी करना संभव नहीं है, क्योंकि हमने वो खुद से देखा नहीं है। यदि हम स्वयं किसी चीज़ को जब तक नहीं देखेंगे और उसके ऊपर हम टिप्पणी करें तो वो ठीक नहीं है। लेकिन यदि कोई सबूत कांग्रेस पार्टी के पास या किसी राजनीतिक दल के पास हैं और चुनाव आयोग के ख़िलाफ़ हैं या केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ हैं, तो उनको सार्वजनिक किया जाना चाहिए और उसके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए। क्योंकि देखिए, यदि जो न्यायपालिका है और जो चुनाव आयोग है, ये दोनों बहुत बड़ी प्रणाली है जिसके ऊपर जो है लोकतंत्र टिका हुआ है। ये लोकतंत्र के दोनों बहुत बड़े हिस्से हैं। तो यदि कोई ऑब्जेक्शन ऐसा आ रहा है, कोई आपत्ति है और सबूत के साथ आ रहा है, तो उस पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। ये गलत है, क्योंकि इससे तो फिर लोकतंत्र ही ख़त्म हो जाएगा। कोई भी राजनीतिक दल जो सत्ता में होगा वो अपने हिसाब से
वोटों को मैनेज करेगा और जीत हासिल कर लेगा। इन सब में ईसीआई ये भी कह रही है कि आप हलफनामा दाखिल कर दीजिए, डिक्लेरेशन दे दीजिए, फिर उसके बाद हम काम करेंगे। नहीं, वो बात ठीक है, क्योंकि शिकायत तो देनी ही पड़ेगी। जब तक आधिकारिक तौर पर आप अपने दस्तावेज के साथ अपने आप को, अपनी शिकायत को रजिस्टर नहीं करेंगे, तब तक तो उस पर कार्रवाई भी कैसी होगी। लेकिन सवाल ये है कि भी कार्रवाई करेगा कौन। भी चुनाव आयोग के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग ही कहता है कि आप हमें शिकायत दे दो। तो कई सारी चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा पेचीदा मामला है। लेकिन इसमें मोटे रूप से ये है कि ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इससे जो लोगों से जैसे हमारी चर्चा होती है, तो लोग इससे आहत हैं। बिल्कुल। जो ये मामला आया है वोट चोरी वाला, इससे लोग दुखी हैं कि इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। कभी जनता को अधिकार है, कभी मुझे चुने, कभी आपको चुने, ये तो जनता तय करेगी। मैं ये कैसे तय कर सकता हूँ कि मुझे ही चुने? तो ये तरीका गलत है। इसे, यदि इसके अंदर किसी को चूक हुई है किसी भी रूप में, या जानबूझकर के इसमें षड्यंत्र रचा गया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हम ऐसा मानते हैं। ठीक है सर। युवा वोट बैंक का मूड अभी किस तरफ जा रहा है? देखिए, युवा जो वोटर है ना, एक तो बहुत बड़ी संख्या में अब युवा वोटर है, और युवा वोटर में दो वर्ग हैं। एक युवा वोटर वो है जो ग्रामीण क्षेत्र का है, एक युवा वर्ग वो है जो अर्बन एरियाज़ का है, शहरी क्षेत्र है। दोनों की अपनी अलग अलग उम्मीदें हैं जी। और इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र का जो युवा है, वो कहीं ना कहीं जातिवाद में और क्षेत्रवाद में भी बह जाता है। लेकिन जो शहर का मतदाता है, शहर का युवा वर्ग है, उसको ना तो किसी जातिवाद से कोई लेना देना है, ना उसको किसी पार्टी से लेना देना है, ना उसको किसी भाई भतीजे से लेना देना है कि कोई मिलने वाला खड़ा है तो उसको वोट डाल दिया। उनका विज़न क्लियर है, उनका क्या सोच है, उनका क्या कहना है कि जो पार्टी, जो राजनीतिक दल या जो लीडरशिप प्रदेश को, देश को डेवलपमेंट की तरफ लेकर के जाएगी, वो उसको वोट करेंगे। तो अब ये जो बहुत बड़े लेवल पर आपको अगले आने वाले चुनावों में ये अंतर देखने को मिलेगा। जो युवा वर्ग है वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा जी। वो तय करेगा कि कौन सी सरकार हमें चाहिए। क्योंकि डेवलपमेंट, यदि अभी हम इसका श्रेय बीजेपी सरकार को हमें देना चाहिए कि जिस तरीके का सड़कों का जाल पूरे देश में जो बिछा है, उसने देश की ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत काम किया है, ग्रोथ को आगे बढ़ाया है, कनेक्टिविटी स्ट्रांग हुई है। फरीदाबाद की कनेक्टिविटी देखिए आप, हरियाणा की कनेक्टिविटी देखिए आप, पूरे देश की कनेक्टिविटी देखिए। मतलब 10-10 घंटे का सफ़र 4-4 घंटे का रह गया है, 5-5 घंटे का रह गया है। तो ये जो कनेक्टिविटी हुई है, डेवलपमेंट हुई है, ये एक सोच के साथ हुई है। तो युवा वर्ग ये चाहता है कि आगे उनके रोज़गार के अवसर जो हैं वो कौन दे सकता है, देश की बेरोज़गारी को कौन दूर कर सकता है, देश की महंगाई को कौन कम कर सकता है, देश के व्यापार को आगे बढ़ाने में कौन काम कर सकता है, देश में एंटरटेनमेंट सुविधाएं हाईटेक कौन बना सकता है। तो उन सारी चीज़ों का अब आकलन होने लगा है। अब पहले जैसा नहीं है कि मैं आपसे कह दूं मेरे मिलने वाले खड़े हैं वोट दे देना, कोई वोट नहीं देता ऐसे, आगे बिल्कुल नहीं मिलने वाला ऐसे वोट। आगे वोट मिलेगा काम पर, सोच पर, विज़न पर, क्या आपका विज़न है और आगे आने वाला क्या विजन है, आगे आने वाला आगे क्या। सर, आपको नहीं लगता कि जो हमारा जो विपक्ष है वो संसद में थोड़ा सा कमज़ोर है? क्योंकि वो संसद की जगह संसद के बाहर देखने को मिलता है प्रोटेस्ट करता हुआ। अंदर जो क्वेश्चंस पूछने होते हैं वो बाहर क्वेश्चंस मीडिया के सामने पूछ रहा होता है। आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, बिल्कुल देखिए, अगर विपक्ष कमज़ोर नहीं होता तो बीजेपी तीसरी बार सत्ता में थोड़ी आती। तो विपक्ष तो कमज़ोर है ही, लेकिन जो वॉकआउट करने का राइट है वो तो विपक्ष के पास या किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि के पास रहता ही है। तो वो भी एक विरोध का तरीका है। जैसा हमने अभी पीछे कहा कि विरोध दर्ज करने के अपने अपने तरीके हैं, तो वो अपना विरोध दर्ज कराते हैं कि भी आप जो ये बात कर रहे हैं इस बात से हम सहमत नहीं हैं, आप जो ये पास करवाना चाहते हैं इससे हम सहमत नहीं हैं, हम बाहर जा रहे हैं। तो वो उनका एक अपना विरोध करने का तरीका है। लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि जब सत्ता पक्ष के पास नंबर है तो वो बिल पास होगा ही होगा। तो ऐसा हमेशा से होता रहा, ये तो एक पुराना चलन है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन लीडरशिप में ज़रूर कमी है। आज अगर हम बात करते हैं बीजेपी की राष्ट्रीय स्तर पर, नरेंद्र मोदी जी चेहरा हैं। नरेंद्र मोदी जी के बाद योगी जी का नाम आता है, नितिन गडकरी जी का नाम आता है,
शिवराज सिंह चौहान का नाम आता है, कई लोग इनके पास, कई चेहरों और भी बहुत सारे चेहरे हैं उनका नाम आता है। लेकिन यदि हम कांग्रेस की बात करते हैं तो वो 1 2 3 वाली स्थिति नहीं है जो पहले कभी हुआ करती थी। जैसे राजेश पायलट थे, माधवराव सिंधिया, उस समय जब जो है ना ये जब एक तारिक अनवर थे, उस समय के जो लीडरशिप थी जो, वो अब नहीं है। 2014 से पहले की हाँ, वो और पहले की बातें हैं, और पहले की बातें हैं। तो वो लीडरशिप की एक लंबी लाइन जो कांग्रेस के पास पहले हुआ करती थी वो अब नहीं है, वो अब बीजेपी के पास है। बीजेपी के पास, बीजेपी ने मतलब लीडरशिप डेवलप की है, उनकी स्ट्रांग लीडरशिप है, लीडरशिप डेवलप की है उन्होंने अच्छी। सर अभी हमने बीते दिनों देखा कि भारत के खिलाफ एक नैरेटिव चलाया जा रहा था, कई नैरेटिव चलाए जा रहे थे। आपको नहीं लगता कि जो एक भारत का जो एक मीडिया है वो एक वर्ल्ड ऑर्डर में होना चाहिए, जो डोमिनेंस रखता हो, प्रभुत्ता रखता हो, जो भारत की बात रखे, विदेशों में, पूरे वर्ल्ड में भारत का एक नैरेटिव चला के रखे? वो देखिए, ये सारी चीज़ें सरकार के स्तर पर होती भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो रही हैं, नहीं होती हैं, होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मीडिया एक क्या है, स्वतंत्र जो है माध्यम है अपनी बात को कहने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, आम जनता की बात को रखने के लिए, सरकार की बात को रखने के लिए। सरकार विदेश में क्या करके आई है, विदेश में किस नीति को लेकर के क्या करने वाली है, जो करने वाली है वो सही है या गलत है, वो आम लोगों के लिए कितना हितकारी है और कितना नुकसानदायक है, तो ये सारी चीज़ों का आकलन होता है। हम केवल ये कहें कि केवल भारत की बात मीडिया करे तो वो संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा यदि होगा तो फिर लोकतंत्र का स्तंभ इसको नहीं कहा जाएगा। मैं कहने का मतलब ये है कि एक वर्ल्ड ऑर्डर पे रखे, जैसे अल जजीरा हो गया या न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, यहाँ के जो लोग हैं वो उसको कोट करते हैं कि उन्होंने ऐसा बोला। हमारे पास भी एक ऐसा होना चाहिए जो वर्ल्ड में डोमिनेंस रखता हो कि नहीं, हमारी भी कोई बात करने वाला बिल्कुल आपने सही कहा कि यदि न्यूयॉर्क टाइम्स में कोई चीज़ छपती है तो हम कहते हैं कि यहाँ ये छपा जी। उसमें हम अगर बात करेंगे तो मीडिया की क्रेडिबिलिटी की बात है, वो निष्पक्ष लिख रहे हैं। आज बीबीसी की बात करेंगे तो वो निष्पक्ष लिख रही है, निष्पक्ष दिखा रही है, तो क्रेडिबिलिटी जो है वो तो हमेशा ऑनर की जाएगी। यदि हमारे देश के अंदर भी कोई मीडिया ऐसा होगा जो अपनी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करेगा तो वो निश्चित रूप से उसको जो है माना जाएगा और समझा जाएगा। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश का मीडिया कमज़ोर है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हमारे देश में मीडिया का बहुत विस्तार हुआ है, पिछले 2 दशकों में, 3 दशकों में बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ और लगातार ये विस्तार जारी है। तो जब विस्तार होता है तो उसमें फिर अच्छी, बुरी, नेगेटिव, पॉजिटिव सब चीज़ें आती हैं। लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता कि हमारे देश का मीडिया जो है कमज़ोर है। हमारे देश का मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छी रिपोर्टिंग नेशनल लेवल पर, प्रदेश स्तर पर, लोकल स्तर पर जो है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो होती है और देखने को मिलती है। सर कहीं ना कहीं लोग मीडिया से परेशान भी हैं। लोगों ने मीडिया को 2 गुटों में बांट दिया। अगर आप सरकार की तारीफ़ करेंगे, किसी कार्य की तारीफ़ करेंगे, उनके काम की, तो आप गोदी मीडिया कहलाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप उनकी निंदा करेंगे तो आप एक ओपोजिशन या एंटी नेशनल कहलाएंगे। उस पर आपके क्या विचार हैं? नहीं, ये प्रॉब्लम हमेशा से रही है। मीडिया कुछ तो लिखेगा, मीडिया कुछ तो लिखेगा ना। यदि मीडिया किसी के लिए कुछ अच्छा लिखता है तो आमतौर पर बड़े मतलब एक असभ्य और अपमानजनक शब्दों में अगर मैं कहूँ तो कह दिया जाता है कि इसको कुछ मिल गया होगा। हाँ। यदि किसी के लिए अच्छा लिखते हैं, चाहे सरकार है, चाहे कोई मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, और यदि उसके खिलाफ लिखा जाता है तो कह दिया जाता है इसको कुछ नहीं मिला होगा। तो ऐसा तो है नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, मैंने आपको कहा कि लिखने की भी मर्यादा है, बोलने की भी मर्यादा है। तो जो सरकार कर रही है वो भी दिखाना है, जो सरकार नहीं कर रही है वो भी दिखाना है। एक दिन जो दिखा रही है वो छपेगा, एक दिन जो नहीं दिखा रही है वो छपेगा, तो छपेगा सब कुछ। लेकिन ये इसमें भी एक बहुत बड़ा तंत्र काम कर रहा है। जो मीडिया के अंदर रिपोर्टिंग हो रही है, कोई व्यक्ति यदि सच लिख रहा है तो उसको डैमेज करने के लिए डमी जो है लोग रखे गए हैं जो उसके अंदर कमेंट्स करते हैं, उसको डिमोरलाइज करने के लिए, उसको एक नेगेटिविटी, उसकी नेगेटिव इमेज क्रिएट करने के लिए डमी फॉलोअर्स बोला जाता है। तो वो भी काम करते हैं। साइलेंट फॉलोअर्स कहेंगे, डमी फॉलोअर्स कहेंगे, वो भी काम कर रहे हैं।
आप किसी के खिलाफ कोई भी नामी व्यक्ति हैं जो राजनीतिक में बहुत मजबूत हैं, आप उनके खिलाफ पोस्ट करिए, आपको तभी दिख जाएगा 10, 20, 50 लोग फटाफट उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स कर देंगे, स्पैम से भर देते हैं पूरा कमेंट बॉक्स। तो ये क्या है? ये सब एक प्लान, ताकि आप उसकी इमेज को ख़राब करें, ताकि वो दोबारा से वो पोस्ट ना करे। तो ये भी एक राजनीति का एक हिस्सा है, तो ऐसा भी हो रहा है। सर, फरीदाबाद की आपने पत्रकारिता देखी है अभी किस तरीके से चल रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अभी हम देख रहे हैं काफ़ी स्कैम्स, काफ़ी फ्रॉड्स हो रहे हैं। देखिए, वैसे तो ये मीडिया का इंटरनल विषय है, लेकिन आप बात कर रहे हैं तो क्योंकि सर कहीं ना कहीं वो पत्रकारिता की जो इंडस्ट्री है उस पे भी चोट देने का ही काम बिल्कुल कर रहे बिल्कुल। मैं क्योंकि फरीदाबाद पत्रकार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। हैं। जी देखिए, मीडिया और पत्रकार की जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें एक अंतर समझना पड़ेगा। जी मीडिया और पत्रकार और यूट्यूबर, उन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। अब इस अंतर में भी एक अंतर है। पहली बात तो जो यूट्यूबर हैं, हम उनको पत्रकार नहीं मानते, लेकिन एक तरफ हम यूट्यूबर को पत्रकार भी मानते हैं। कौन से यूट्यूबर को पत्रकार मानते हैं? जिन्होंने 1 दशक, 2 दशक, 5 साल, 10 साल, 20 साल पत्रकारिता में खपाए हैं, पत्रकारिता में अनुभव लिया है। वो लोग अगर यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो वो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। उनको हम पत्रकार ही नहीं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट मानते हैं, जी जिन्होंने पहले कभी समाचार पत्रों में काम किया। ऐसे फरीदाबाद में बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने पहले अच्छे पत्रकार, अच्छे नेशनल मीडिया में काम किया और आज वो अपना चैनल चला रहे हैं, अपना पोर्टल चला रहे हैं। वो उनकी भाषा मर्यादित होगी, जी उनके जो टैगलाइन होगी वो मर्यादित होगी, जो वो बोलेंगे वो मर्यादा के अंदर बोलेंगे, जो कंटेंट दिखाएंगे वो मर्यादा के अंदर दिखाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि पत्रकारिता क्या है। लेकिन जो कोई भी व्यक्ति आजकल ये माइक लेकर के चल देता है, उसको आप कैसे पत्रकार कहेंगे? हमने मुख्यमंत्री को इस बारे में पत्र भी लिखा है कि आप बताइए कि पूरा शहर अगर ऐसी माइक लेके चल देगा जो बेरोजगार है, तो क्या होगा? किसने गलत किया है, किसने सही किया है, ये तय करने वाला मैं नहीं हूँ। मैं अगर पत्रकार हूँ, मुझे ये तय करने का अधिकार नहीं है कि ये व्यक्ति गलत कर रहा है, ये व्यक्ति सही कर रहा है। मुझे उसको चेक करके प्रकाशित करने का अधिकार है। मैं उसके यहाँ पर जा कर के खड़ा नहीं हो सकता है कि आप ये गलत कर रहे हो। तो इसमें कई जो ये चीज़ें आ गई हैं, जो लोग कुछ असामाजिक तत्व भी इसमें घुस गए हैं, तो उसकी सफाई होनी ज़रूरी है, क्योंकि वो आम लोगों को तो ये पता नहीं होता कि ये मीडिया है, यूट्यूब है या क्या चीज़ है। वो तो बेचारे, उनको लगता है ये माइक लेके आ गए तो ये मीडिया ही है, वो बोल भी देते हैं हम मीडिया से हैं, तो वो डर जाता है आम आदमी। तो ये गलत है, किसी को डराना, धमकाना, गलत मीडिया का इस्तेमाल करना, मीडिया का नाम गलत इस्तेमाल करना। तो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसमें जो हमें लगता है सुधार देखने को मिलेगा। पैसों की उगाही करना, पैसों की उगाही कर रहे हैं। 20-20 हज़ार रुपए। हाँ, यहाँ तक कुछ लोग तो खाना खा के पैसे नहीं दे के आते, या मीडिया से। अरे भाई, मीडिया से हैं तो आप इसका क्या दोष है? मीडिया से हैं तो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मीडिया के अंदर जब तक साधन संपन्नता मीडिया के अंदर तभी आएगी जब जो लोग हैं वो सही दिशा में काम करेंगे। भाई, अगर आप मीडिया में नहीं काम कर सकते हैं, अपना काम करके नहीं अच्छे तरीके से पैसा कमा सकते हैं, तो आप जॉब कर लीजिए। और आप जॉब करके भी जो पैसा आपको मिल रहा है एज ए मीडिया पर्सन, उससे भी आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप दूसरी फील्ड में चले जाइए। ये तो वही हुआ ना कि एक सुबह एक तलवार ले ली और गर्दन पे रख दी कि हाँ जी इतने पैसे दे दो। ये तो मीडिया नहीं है। मीडिया तो जन जन की आवाज़ उठाता है। हम तो रोज़ 50-60 खबरें अखबार में छापते हैं, पिछले 30 साल से छाप रहे हैं। तो अगर ऐसे हम पैसे बटोरने लग जाएं तो हमारे तो घर भर जाएंगे। ये गलत तरीका है। हम लोगों की, हमारे पास कितने फ़ोन आते हैं कि भाई साहब खबर भेज दिए, फ़ोटो भेज दिए, ला अच्छा भैया, पौधारोपण किया था, अच्छा जी, शोरूम खोला है जी, अच्छा जी, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप उनसे रिवेन्यू लेना है तो एडवर्टीज़मेंट के रूप में लीजिए ना। कोई शोरूम खोल रहा है, कोई होटल बना रहा है, आप अगर उनका कोई बजट है तो उनको आप रिक्वेस्ट करें कि जी हमारा सर्कुलेशन ये है, हमारी व्यूवरशिप इतनी है, आप इसके अंदर अपना एडवर्टीज़मेंट देंगे तो आपको लाभ मिलेगा। वो एक तरीका है रिवेन्यू जनरेट करने का। आप किसी आदमी को की तलवार रख करके पैसा लेंगे, ये तो मीडिया नहीं है ना। और मीडिया व्यक्ति, पत्रकार ऐसा कर भी नहीं सकता है, कर भी नहीं सकता है। ये आप मान करके चलिए, कभी भी आप देखेंगे कि जो इस तरीके के जो लोग काम करते हैं वो मीडिया के लोग नहीं हैं। आप क्योंकि अभी इस लाइन में आए हैं कुछ वर्षों से, लेकिन आप पहले के
पत्रकारों को आप देखेंगे आज भी उनके घर में कुछ नहीं है। बिल्कुल। मेरे घर में अगर ये सोफ़ा है तो इसलिए नहीं है कि मैं पत्रकार हूँ, मेरे घर में इसलिए कि मैं अपना इंडस्ट्री चलाता हूँ, मेरा अपना काम है। तो जो लोग केवल पत्रकारिता के भरोसे पर रहे हैं, आज भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे पुराने साथी जो हैं उनके घर को देख करके आपको तरस आएगा कि यार इन्होंने पूरा जीवन पत्रकारिता करी और इन्होंने क्या कमाया। तो वो पत्रकार है। और बहुत सारे पत्रकार हमारे पुराने साथी अब यूट्यूब भी चला रहे हैं, चैनल भी, लेकिन उनकी आप भाषा देखिए, उनका तरीका देखिए। आप कभी आप नहीं देखेंगे उन्होंने किसी को फ़ोन किया, ये किया, वो किया। तो ये है, लेकिन मैंने जैसा आपको कहा कि नेगेटिव और पॉजिटिव सदा से रहा है। कृष्ण और कंस तो जो है ना सतयुग में, द्वापर में भी थे, राम और रावण थे, तो अब कलयुग में फिर हम कैसे बच सकते हैं। तो सभी होंगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष साथ साथ चलता है, तो हमें भी इनके साथ ही चलना है। ऐसा कहीं ना कहीं ये जनता को भी देखना होगा कि जो आपसे पैसा मांग रहा है डरा धमका के, वो पत्रकार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और जनता को उसकी शिकायत करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ चाहे वो पत्रकार भी है, अगर पत्रकार भी है तो भी उसकी शिकायत होनी चाहिए। होता क्या है, मैं आपको कारण बताता हूँ क्यों पैसा दिया जाता है। कहते हैं पुलिस वाले पैसा लेते हैं। क्यों लेते हैं? मेरे पास हेलमेट भी है, मेरे पास कागज़ भी है, मेरे पास सारी चीज़ें, तो मैं पैसे क्यों दूंगा? मेरे पास हेलमेट नहीं है तो मैं दूंगा। तो इसी प्रकार से जो लोग इलीगल कंस्ट्रक्शंस करते हैं, गलत तरीके से कुछ काम करते हैं, कोई 2 नंबर की शराब बेचते हैं, कोई नशा का सामान बेचते हैं, गलत तरीके से होटलों के अंदर एंट्री देते हैं, इस तरीके के जो गलत काम करते हैं वो पहले से ही डरे होते हैं। तो उनको लगता है कि यार ये हमारी चला देंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी, वो खुद से ही ऑफ़र कर देते हैं पैसे उनको। जब उनको ये दिखता है कि यार ये तो इसमें तो पैसा मिल जाता है, तो इसी कारण से वो बढ़ते जा रहे हैं। लोग तो पैसा खुद ही ऑफ़र कर रहे हैं, मांगने की स्थिति तो बाद में आती है क्योंकि वो गलत है। तो ये दोनों पक्षों को समझना पड़ेगा कि जो गलत हैं वो भी इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, और जो ये यूट्यूब पे जो नए लोग आ गए हैं जिन्होंने जर्नलिज़्म पढ़ा है, ना सीखा है, ना डिग्री है और ना अनुभव है, अनुभव के आधार पर भी जो पत्रकारिता करेगा वो अच्छी पत्रकारिता करेगा। तो इसमें ज़रूर सुधार होना चाहिए। और शहरवासियों से भी मेरी यही अपील है कि उनको भी पत्रकार और जो जर्नलिस्ट और नॉन जर्नलिस्ट में अंतर समझना चाहिए, यूट्यूबर और जर्नलिस्ट में अंतर समझना चाहिए। अभी सर हाल ही में सीएम सैनी ने फेसबुक और यूट्यूब पत्रकारों के साथ एक मीटिंग करी है, तो क्या सरकार कुछ गाइडलाइंस लेकर आने वाली है? क्या कुछ नई नीतियाँ लेकर आने वाली है? देखिए, हमें तो सरकार का भी समझ नहीं आता है। एक तरफ सरकार कहती है यूट्यूब वालों से हम परेशान हैं, एक तरफ सरकार इनके साथ मीटिंग करती है। हमें तो सरकार का भी सिस्टम समझ नहीं आ रहा है। भाई आप एक गाइडलाइन बनाइए ना, आप ये तय करिए कि कोई भी यूट्यूब पे न्यूज़ कौन डालेगा, उसका एक मापदंड तय करिए। आप उसमें तय करिए कि भी या तो आपके पास मिनिमम 5 साल का नेशनल पेपर का या नेशनल चैनल का आपके पास तजुर्बा होना चाहिए, या आपके पास जर्नलिज्म की डिग्री होनी चाहिए, आपकी अच्छी 1 साल की 6 महीने की इंटर्नशिप होनी चाहिए, कहीं पर आपने ट्रेनिंग ली है। ठीक है, कुछ तो आप तय करेंगे। आप मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी कुछ तो तय कर दो, 10वीं तो तय कर दो, 12वीं तय कर दो, BA ग्रेजुएशन तो तय कर दो, कुछ तो तय कर दो। मत आप मास्टर्स मांगिए, मत आप पोस्ट ग्रेजुएशन मांगिए, तो होना कुछ तो आप बनाइए कि ये जो लोग हैं, अगर इसके बाहर का कोई व्यक्ति अपना ये मीडिया का ये लेकर के घूमता मिलेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। भाई आप मुझे ये बताइए, आज फरीदाबाद में 1000 लोग ऐसे हो गए हैं लिस्ट है DPRO में, कल को वो 5000 नहीं हो जाएंगे, इसकी क्या कौन जिम्मेदारी लेगा? इसकी क्या गारंटी है? होंगे वो? आप तय करिए ना। वो कहते हैं जी हमने जो मापदंड बनाया है उस मापदंड के आधार पर हम ऐड देंगे, वो ठीक है, आपने बना दिया, लेकिन शहर के अंदर जो प्रदेश के अंदर जो एक अशांति का वातावरण जो बनता जा रहा है उसको रोकना भी तो सरकार का काम है। अगर 4 लोग 10 लोग इकट्ठे होकर के गुंडागिर्दी करने लग जाएंगे और इधर भी और उधर भी, तो आतंक मच जाएगा। बिल्कुल। तो इस तरीके की चीज़ें अगर हो रही हैं तो उसके लिए आप एक वो तो बनाइए, फार्मूला तो बनाइए,
उस फार्मूले के आधार पर काम करिए, उस फार्मूले में जो अंतर्गत, उस फार्मूले में जो फिट बैठता है वो चलाए अपना चैनल। बिल्कुल। तो बिना सोचे समझे ऐसे करना मेरे को तो समझ से बाहर है कि मतलब क्या रजिस्ट्रेशन नंबर दे, उस पे कुछ तो दें, अप्लाई करे कि भाई मैंने ये मापदंड, उसका रिकॉर्ड डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिस में होना चाहिए, पुलिस में होना चाहिए कि भाई ये वो लोग हैं जो मापदंड पे खरा उतरते हैं। फिर किसी को अप्लाई करना वो अप्लाई करें डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, जहाँ भी वो जो भी सिस्टम बनाए उसमें अप्लाई करें और उसमें कहें कि भी हमने ये मेरी डिग्री है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है। जैसे हमें एक्रीडेशन मिलता है, जी। अब हम लोग जब एक्रीडेशन अप्लाई, हम लोग अब तो खैर कंटिन्यू वही रिन्यू होता रहता है। मान लीजिए मैंने 15 साल पहले अगर अपना एक्रीडेशन करवाया तो मुझसे डॉक्यूमेंट्स लिए गए कि आप ऑफिस से चिट्ठी लिखवा के लाइए, लेटर लिखवा के लाइए, आपका कोई पुलिस में वो तो नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, आपके एक्सपीरियंस की कटिंग्स लगाइए, वो सब लगाना पड़ता है, सैलरी स्लिप लगाइए, ये लगाइए, तो वो लगाना पड़ता है ना, तभी एक्रीडेशन मिलता है। तो सेम एक्रीडेशन से पहले कि वो पत्रकार है, वो अपने आप को पत्रकार बता सकता है, उसके लिए कम से कम कुछ मापदंड तो तय करे सरकार। जी। और आज नहीं तो कल इनको करने पड़ेंगे। लेकिन अभी सरकार लिबरल है, सरकार को लगता है कि हर ज़िले के अंदर जो है ये 200 500 लोग जो है घूम रहे हैं, तुम्हारा फ्री में डपली बजा रहे हैं, तुम्हारा क्या जाता है। सरकार ये सोचती है कि अगर सरकार की कोई बात है, कोई उद्घाटन है, कोई रैली है, कोई सभा है, तो ये 500 लोग फ्री में ही तो प्रचार कर रहे हैं आपका, हमारा क्या जाता है। सरकार की अभी सोच ये है, जो ये सोच सही नहीं है। आगे आने वाले समय में इसके और दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे यदि इसको कंट्रोल नहीं किया गया, तो इस पर कंट्रोल किया जाना बहुत ज़रूरी है। सर आखिरी सवाल मेरा है, जो नए मीडिया पत्रकार आ रहे हैं या मीडिया की लाइन में आना चाहते हैं, जो बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, मीडिया जो है वो देश सेवा का ही एक हिस्सा है, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि आप बरसात होती है तो भी कवरेज करने जाते हैं, इतना पानी भरा होता है तो भी आप कवरेज करने जाते हैं, 45 डिग्री टेम्परेचर होता है तो भी आप कवरेज करने जाते हैं, सर्दी होती है तो भी आप कवरेज करने जाते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में कवरेज करते हैं। कर्फ्यू लगा होता है, पत्थर चल रहे हैं, लाठी चार्ज हो गया, वहाँ पर भी मीडिया कवरेज करता है। तो ये एक साधारण कार्य नहीं है, ये कोई व्यवसाय नहीं है, ये तो एक शौक़ है, ये तो एक जुनून है। तो जो लोग मीडिया को एज ए व्यवसाय भी आप अपना सकते हैं, लेकिन एज ए व्यवसाय यदि आप अपनाते हैं तो उसके भी आपको पहले समझना पड़ेगा कि भी मुझे कैसे चलना है। एक व्यक्ति अपना जर्नलिज़्म करने के बाद चाहता है कि भी मैं अपना न्यूज़पेपर शुरू कर लूँ या मैं अपना यूट्यूब चैनल बना लूँ, तो उसको ये पहले समझना होगा कि यूट्यूब चैनल पे मेरा खर्चा क्या आएगा, रिपोर्टर मैं कितने रखूँगा, कैमरा कितने का आएगा, माइक कितने का आएगा, ऑफिस में कुर्सियाँ कितने की आएंगी। उसको एक बजट बनाना पड़ेगा कि मेरा बजट 50,000 रुपये महीने का है, मेरा खुद का खर्चा कितना है, मेरे को बच्चे भी पालने हैं, उसके लिए मुझे 20,000 चाहिए, 30 चाहिए, 50 चाहिए। तो उसको ये आकलन करना पड़ेगा कि ये मैं 1 लाख रुपये का महीने का खर्चा कहाँ से निकालूंगा। यदि वो उस प्लानिंग को लेकर के काम करेगा तो वो कामयाब होगा। बहुत सारे तरीके होते हैं, आप 2 फोटोग्राफ़र रखिए, फोटोग्राफर्स बुकिंग करेंगे, उससे आपको अर्निंग आएगी। आप वीडियो बनाना चाहते हैं, आप वीडियो से किसी की फ़िल्म शूट करिए, किसी की प्रोडक्ट की, किसी की प्रोफाइल तैयार करिए, किसी का पीआर करिए, किसी कॉलेज का, किसी स्कूल का पीआर ले सकते हैं, उससे आपको अर्निंग हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आपको अर्निंग होगी। आपको मीडिया से अर्निंग होने में समय लगेगा, आपकी व्यूवरशिप, आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं बढ़ने में, करने में समय लगेगा, लेकिन आपको तो हर महीने पैसा चाहिए ना। यदि जो नया बच्चा आया है जो अपना कर रहा है तो उसके लिए यही रास्ते हैं। साथ में आपको मीडिया में क्रेडिबिलिटी भी तभी देखिए, आज अगर यूट्यूबर्स 200 400 500 हज़ार हैं, तो अगर हम काउंटिंग करते हैं तो हम तो 10 ही लोगों की काउंटिंग करते हैं यूट्यूबर्स की, 10 के बाहर हम काउंटिंग ही नहीं करते हैं। तो इसीलिए उस काउंटिंग में यदि किसी को आना है तो वैसा काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप भी 500 में 1000 में शामिल हो जाइए। इसी तरह से जॉब में आना है तो आप सोच कर चलिए कि आपको क्या सैलरी पैकेज चल रहे हैं, कितने में आप काम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको मीडिया में ही आना है, आप किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी हॉस्पिटल में, किसी सरकारी संस्थान में आप पीआरओ लग सकते हैं। आप उनके उसको मीडिया के काम को देखिए, किसी पॉलिटिकल आदमी के पीआरओ हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यदि कोई आदमी सीधे रास्ते पर चलना चाहे। हम काम करते हैं, मेरी अपनी कंपनी है, हम ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाते हैं, रेंटल बिजनेस है मेरा,
तो हमने उसको आगे बढ़ाया, मेरे बच्चों ने और आगे बढ़ाया है। हम काम करते हैं, हम उससे अपना घर चलाते हैं। पत्रकारिता से घर थोड़ी चलाया जा सकता, आपको तो साथ में सपोर्टिंग बिजनेस चाहिए ही चाहिए आपको। तो केवल पत्रकारिता के दम पर जो आदमी सोचता है कि मैं घर चला लूँगा, बच्चे पाल लूँगा, तो वो आसान नहीं है। उसको फिर लेफ़्ट राइट होना ही पड़ेगा, और वो लेफ़्ट राइट अगर होंगे तो उसकी दिक्कत आएगी उसको। तो इसलिए जो मीडिया की लाइन में जो लोग आना चाहते हैं या जो आ रहे हैं, वो बिल्कुल सारी चीज़ों को समझते हुए आएँ, क्योंकि अगर वो जो लोग कर रहे हैं वही वो करेंगे तो उस भीड़ में शामिल हो जाएंगे वो। अगर उस भीड़ से अलग उनको दिखना है, उनको एक अलग चमकना है सितारे की तरह, तो उनको ये रास्ते अपनाने पड़ेंगे। आय का रास्ता अलग खोजना पड़ेगा और अपनी क्रेडिबिलिटी अलग बनानी पड़ेगी, अपनी इमेज, अपनी पत्रकारिता अलग खड़ी करनी पड़ेगी, तो वो व्यक्ति एक अच्छा पत्रकार बन पाएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हरियाणा की राजनीति के बारे में और मीडिया के बारे में बहुत कुछ बताया, जिससे सच में लोगों को ज्ञान मिलेगा और उनका जो इंटेलिजेंस है वो भी बढ़ेगा। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ऐसे ही एक्सपर्ट से रूबरू होने के लिए ज्ञान संवाद देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।